अरे वेट मैम, रिकॉर्डिंग नहीं है। थैंक यू अनीश। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, थैंक यू सो मच। याद आ गया मुझे। ओके, 270। 3। ओके, दिख रही है ना सबको स्क्रीन? यो मैम। चलो भैया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो यहीं पे खत्म कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ एक गैस है, लेट्स से गैस है, क्या नाम रखूं गैस का? कोई भी गैस बोलो, या कोई भी नाम बोल दो। बोलो, फिर मैं तुमको एक मजेदार बात बताऊंगी। मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मजेदार नाम है गैस का? ये तो मैं भी बोल देती। ये तुम ना क्रिएटिव नहीं हो। ऑक्सीजन गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है यहाँ पर, लेट्स से 100। ठीक है, ये एक कंटेनर है, कनेक्टेड है बी कंटेनर के साथ, और बी कंटेनर में जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन वहां भी प्रेशर प्रेजेंट है और वहां पे पार्शियल प्रेशर है 200। तो क्या लगता है ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ? मैम बी से ए। ए। ऐसा क्यों? बी से ए से क्यों? मैम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, क्योंकि हम बहुत पहले पीछे ही रट्टा मार के बहुत बढ़िया से आए हैं कि मॉलिक्यूल ऑलवेज मूव, कहाँ लिखा था मैंने? ओहो, मैं तो खुद भूल गई। ये रहा, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन। ये हमने पहले ही बहुत अच्छे से याद कर लिया था। तो इसलिए हमें पता है कि जहां पर भी ऑक्सीजन की मतलब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जहां पर भी ज्यादा है, और दो कंटेनर के बीच में, दो रीजन्स के बीच में जहां पे भी ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ ही मॉलिक्यूल मूव करेंगे, इतना हमें क्लियर है, राइट? अब हमने एक्सचेंज कहाँ का पढ़ना है। एक होती है एक्सटर्नल एक्सपिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब, मैम एल्वियोलाई के पास। हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का सिंपली मतलब है गैस गैस एक्सचेंज, एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, बॉडी की कैपिलरीज। तो यहाँ की बात करते हैं, राइट? तो एल्वियोलाई और कैपिलरी में क्या चाहते हो? जो एल्वियोलाई है, ये रखी है एल्वियोलाई हमने यहाँ पर, ये रखी है यहाँ पे। इस डायग्राम को देख मैं साथ में इसलिए बना रही हूँ ताकि तुम कंपेयर कर पाओ आराम से, ये डायग्राम समझना जरूरी है। ये कैपिलरी है, अब इधर ध्यान देना, ठीक है? ये एल्वियोलाई, सॉरी, एल्वियोलाई है, और ये पास से जा रही है कैपिलरी। इसको देखना सिर्फ, ये रही हमारी कैपिलरी। तो तुम क्या चाहते हो, कैपिलरी के अंदर कौन सी गैस जाए और एल्वियोलाई के अंदर अब कौन सी गैस चली जाए? मैम O2 कैपिलरी के अंदर और एल्वियोलाई के अंदर CO2। एग्जैक्टली हम चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो हम चाहते हैं कि जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन रिच गैस आई है ना, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन यहाँ चली जाए और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ चली जाए। ये चाहते हैं ना हम? यो मैम। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे बताओ, इन केस ऑफ ए की तरफ देखना, इन केस ऑफ ए केस है हमारा ऑक्सीजन का, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ ज्यादा होगा, एल्वियोलाई में या कैपिलरी में? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, राइट? तो PO2 की वैल्यू होगी एल्वियोलाई में ज्यादा, और PO2 की वैल्यू कैपिलरी में कम होगी, तभी वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, करेक्ट? अब इसी चीज को देखो इन्होंने कैसे लिखा है, इसी डायग्राम पे देखो, यहाँ पर ध्यान देना। एल्वियुलर एयर की बात कर रहे हैं, इंस्पायर्ड एयर मतलब एयर अंदर आ रही है ना? तो PO2 की वैल्यू क्या लिखी है एल्वियोलाई के अंदर? PO2 इज 104। 104 mmHg। तो अब वहीं पे जहां पे तुम साइड में लिख लेते, ये वाली वैल्यू देखो, पीछे जाओ, ये वाला चार्ट, मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तुम 104 mmHg। बॉडी में एक्चुअल में ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है वो 104 mmHg मिलती है, ठीक है? लिख लिया? आ जाओ वापस इस पिक्चर में, ओके? और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम एल्वियोलाई के अंदर, बताओ? मैम मिनिमम। प्रेशर कहाँ का होगा, कैपिलरी में या एल्वियोलाई में? मैम कैपिलरी। कैपिलरी में ज्यादा होगा। मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है PCO2 की? 45। मैम 45। एल्वियोलाई के अंदर कितनी होगी PCO2 की वैल्यू? 40। ये देख, क्या देख, मिनिमम वैल्यू 40, मैक्सिमम इज 45। याद आया? मैम पक्का? यस मैम।
गैस एक्सचेंज हो गया, गैस एक्सचेंज हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक बार गैस एक्सचेंज हो गया। अब आओ सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ। इतना क्लियर है ना सबको? ये मैम Yo, ma'am. वो यो मैम। पक्का? अच्छा, क्या बात है, बड़े फोकस से बैठे हो। सैटरडे को इतना जोश कैसे? आज तो क्राउड भी ज्यादा है। किसकी क्लास है मेरी क्लास के बाद? मैम Physics. फर्स्ट फिजिक्स की। बेटा जो भागे ना, अब तुम बताऊंगी मैं। अरे तुम्हें जाने से पहले एक बढ़िया बात बताऊंगी, मुझे याद दिलाना, ठीक है? कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए बताया था हर्ष सर के बारे में। तुम्हारा 5-10 मिनट टाइम पास तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो। ओके, फिर आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन का पिक्चर अपन यहाँ बनाते हैं। आई नो ये डायग्राम थोड़ा हेक्टिक हो गया। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख ली ना यार तुम लोगों ने? Yo ma'am. बहुत बढ़िया। हाँ, ये तुम लोग बावले हो। मैंने तुमको बोला आलम सर को मैसेज करने के लिए, तुमने उनको बता दिया मैंने बोला मैसेज करने के लिए? नो मैम। बताया ma'am. तुमने? नहीं बोला था हमने। यही बोला था तुमने। सर ने बोला आपको, मैम ने बता दिया? आपने कहा नहीं मैम ने बोला था बस आपको मिठाई मांगनी है, बात नहीं बताई। एग्री क्यों कर गए? मैम ने बोला था। मैम मैंने नहीं, सारा हमें ब्लेम तो सुनील नहीं जी बोला बोला था। मैम हमें तो 2 बार मैसेज आया था कि किस बात की मिठाई। बोला है तुम में से किसी बेवकूफ बच्चे ने। मैंने सारा एग्जाम सुनील सर पे डालना था, सुनील सर ने हर्ष सर पे डालना था, हमने उनको फंसाना था। तुमने यार सारी गेम खराब कर दी। बड़ी बेवकूफ बच्चे। मैंने तो मैसेज ही नहीं किया था। Yes करो। ma'am. मैंने भी नहीं किया. मैम मैंने किया था बट मैंने नहीं बोला कि मैम ने बताया है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। पता है कितनी डिसअपॉइंट हुई मैं? नीट का क्वेश्चन होता तुम तो बर्बाद हो जाते। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं छेड़ भी नहीं पाई उनको ढंग से। मुझे हंसी आ गई, फिर मैं कहा ये बच्चों ने खुद ही बता दिया। बताओ, कहाँ उनको तंग करना था हमने, कम से कम आधी रात। चलो कोई बात नहीं। ओके, ये है टिश्यू, और ये टिश्यू के पास से क्या जा रही है हमारी मस्त वाली कैपिलरी। कैपिलरी। साहिल कल क्यों नहीं आए थे? कौन से बहुत महत्वपूर्ण काम में गए थे? गुड नो इवनिंग। मैम, कल मैं ट्रैवल हम्म। मैम कल मैं ट्रैवल कर रहा था, एक्चुअली घर पे आया हूँ मैं। बेटा जितना तू ट्रेवल करता हो उतना तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते। मैम आज वोटिंग थी ना यहाँ, पोलिंग बूथ पे। अरे अरे, तुम्हारा इलेक्शन वोट था। बहुत जरूरी है। बहुमत से गेस जीते। मैम। विजय बेटा तुम तो बहुत ही सालों के बाद आए हो, क्यों आए हो फिर? हैं अब तो बीच में आया, फिर तुम मुझसे कुछ ऐसा पूछेगा जिसका कोई लिंक नहीं बनेगा ना? कहाँ था इतने दिनों से? कहाँ था? अच्छा, मैसेज में बताएगा। अच्छा, बताएगा ही नहीं। मुझे भेज दिया पसीने वाली। अरे छोड़ो। चलो बेटा, जहाँ भी था वापस आ जा, दिक्कत हो जाएगी। अब तुम क्या चाहते हो, टिश्यू की तरफ कौन सी गैस जाए? Oxygen. ऑटो। और टिश्यू से ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर जाए कैपिलरी की Carbon तरफ? dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होना चाहिए? Capillary में. कैपिलरी में होना चाहिए ना? कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो एल्वियुलाई में, अब ये देखो यहाँ से आएगा क्वेश्चन। PO2 किस में? एल्वियुलाई में है। कितनी वैल्यू उसकी? 104। ये वैल्यू याद करनी है पहली चीज तो, ठीक है? मुबारक हो, यहीं से आप बर्बाद होते हो, इसे यहीं याद कर लेना है। ओके। अब जो कैपिलरी है उसमें पार्शियल प्रेशर है ज्यादा इन कंपैरिजन टू टिश्यू, पर एल्वियुलाई के कंपैरिजन में नहीं है, क्योंकि एल्वियुलाई से तो लेना ही था ना। तो कैपिलरी में कितना पार्शियल प्रेशर है? 95 mmHg। किसका? ऑक्सीजन का, याद रखना, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा होगा, टिश्यू या कैपिलरी? Tissue. टिश्यू। टिश्यू में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की कितनी हो सकती है? 45. 45। 45। 45 mmHg। शाबाश, रट गए तुम। ये देखो, ये बात यहाँ लिखी है इसी डायग्राम में। मैम 40। मैक्सिमम वैल्यू फिर तो इनसाइड द सेल नहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सेल से निकाल रहे हैं CO2। हाँ हाँ, सेल से निकाल रहे हैं। ये क्या लिखा है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PCO2 इज इनसाइड द सेल, राइट? हाँ, इनसाइड द टिश्यू ज्यादा होगी वैल्यू। ओके। हाँ स्नेहा। हाँ स्नेहा बोलो। सॉरी हम गलती से हो गया। नहीं, माफ नहीं करेंगे हम। जस्ट गिव मी 1 मिनट देना है प्लीज।
एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड के घर आई हूँ ना, तो फिर जो उसके हस्बैंड है वो खाने के लिए अब लेकर आया हमारे लिए। अब सब ऊपर मेरे मुंह के आगे बैठ के खा रही है और मैं पढ़ा रही हूँ। हेलो बोल दो सबको। हैं? Hello guys. हेलो हेलो एक मिनट हेलो, हेडफोन है हेलो। भाई, हेडफोन है बोलो। अब बोलो भाई। हेलो Hello guys. हेलो हेलो तो गाइस है, दीदी और भैया बोलो हेलो गाइस, क्या होता है तुम्हारे साथ के? हेलो दीदी और भैया। हेलो दीदी और हेलो भैया। दीदी और भैया। हेलो दीदी और भैया। ठीक है, फिर रहने दो, कोई बात नहीं। मेरे सुनो, वो कैमरे में आना चाहते हैं, इनसे मिलो, ये मेरे जीजू है जैद, दिख रहे हो आप? हेलो। ये जैद है, ये हेलन मैम है, और ये सहर है। सहर मैम मम्मी बनने वाले हैं। तो आज हम उनसे मिलने आए हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और मैम से। ओके चलो, कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ भाई, PCO2. ये बात समझ आ गई सबको? EO मैम. PCO, हाँ, ठीक है। मैम। ठीक है, अब ये बात मैं तुमको इसमें समझा देती हूँ, रिटर्न में। ये कल को तुम बोलो पेपर में तो रिटर्न आया था। अब ये टेबल हम लोग कर सकते हैं, इससे कुछ मैम पेपर स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड ये ले, इतनी देर से छोड़ा था मैंने, तब नहीं ली तूने इसलिए। डन मैम। यस ओके मैम। फिमोरल, फिमोरल क्या? फिमोरल तुझे क्या? फिमोरल कंफ्यूज करते हो? हड्डी कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो लंग्स पढ़ा रही थी। ये किसी दिन मेरी बायो खराब करेगा भैया। मैम ये क्या होता है? बेटा बोन होती है, फीमर बोन। तो उस बोन के रिस्पेक्ट में कुछ बोल रहे हो तो फिमोरल हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टरबेंस हो तो बता देना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम सबको बाहर भगा देंगे। ओके विजय, विजय जो चैप्टर पढ़ाओ ना उस पर ध्यान दिया कर, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। अच्छा देखो, अब देखो ये बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन आएगा। पहले होगा रेस्पिरेटरी गैस, ओके। तो रेस्पिरेटरी गैस कौन सी बात कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो, राइट। तो वैसे एटमॉस्फेरिक एयर हर बार तो नहीं आता, ये तुमको रटना पड़ेगा ऐसे ही। तो इतनी बात तो तुमको शायद पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03% ही सुनते हैं हम। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में। कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। बेटा फीमर बोन होती है, थाई बोन, जो थाइस की बोन होती है उसको फीमर कहते हैं विजय। अब तुम मुझसे पिटेगा ऑनलाइन क्लास में, कैमरा ऑन करके मुर्गा बना दूंगी, समझ आई? मैम फीमर आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। अब तो मुझसे और पिटेगा बेटा, जो उस साइड पे सप्लाई हो रही है आर्टरी और वेन जो थाइस की तरफ, उसको कहेंगे ना। इधर आ जा, कार्डियक सिस्टम नहीं चल रहा है, लंग्स चल रहा है, ओके। इधर आ जा, तो ये भी छूट जाएगा। तो इसको कैसे याद करोगे? याद करने की ट्रिक सुन लो, याद तुम्ही को करना है। ट्रिक है हमारी कि क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3, वैल्यू कम होगी तो ऊपर वाली में ज्यादा होगी, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की देख लेते हैं हम लोग, सिंपल है ना। तो ये रही रेस्पिरेटरी गैस। सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा? एटमॉस्फेयर में कितनी है, पढ़ लिया। एल्विलाई में कौन सी, एल्विलाई में कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कैसी होगी, कम या ज्यादा? कम। कम। तो कम वैल्यू क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? 40। 40, ठीक है। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। की वैल्यू लिखूं? 45। वेरी गुड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा है कम? कम। कम। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की 55. वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा. ठीक है, ये लिख लिया हमने, राइट।
इतनी वैल्यू तो हम लिख सकते हैं। अब तुम्हें इससे थोड़ा सा ये ना चार्ट भरने के लिए आ जाता है, जैसे ये वाला हाइड कर देंगे, ये वाला हाइड कर देंगे, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड की भरनी आ गई। अब बचे हमारे पास ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के एल्वियोलाई की सबसे ज्यादा बताई थी, क्या वैल्यू बताई थी? 104. 104. 104. और टिश्यू में कितनी बताई थी? 95, 95. 95. राइट। बाकी सब में तो तुम खेल सकते हो ना, मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी 95, टिश्यू में कम रहेगी। टिश्यू में 40 होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। तो अब तो तुम ये तुक्के से भर सकते हो ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम वैल्यू 40, 40 से नीचे नहीं जाएगी वैल्यू। ओके, एटमॉस्फेयर को छोड़ते, राइट। ये देखो टिश्यू में भी कम है तो 40 हो गई, एटमॉस्फेयर में 159 है। बस ये एक और नंबर है जो तुमको याद करना है, बाकी सब भर सकते हो। यो मैम. यो मैम. बहुत बढ़िया, मुबारक हो गया। चलो ये डन। ओके, इस पे आते हो। अच्छा ये नहीं है, चलो इस वाले को पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने तुमको पढ़ाया अभी, ये इस एनसीईआरटी के पेज से आएगा। पेज नंबर बताना कोई। 273. 273. 273. मतलब सच में खोल के बैठे हो एनसीईआरटी। चलो बहुत बढ़िया। जो एक चीज है वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो लिक्विड में डिसॉल्व भी ज्यादा होता है। अगर तुम्हें याद है, ओशियन और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? हाँ बेटा कोई बात नहीं, कॉलेज ही तो भूल जाएंगे हम। Motions. Oceans में. हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया। और एटमॉस्फेयर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं पूछ रही हूँ। Oxygen. Oxygen की ज्यादा है. पानी में कम है ना, प्रोडक्टिविटी यो उसकी कम मैम. होती है ना, क्योंकि वो डिजोल्व भी कम होती है। तो यही बात इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में लिख दी है। जैसे अगर ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया ना, तो ऐसे नहीं कहना मैंने नहीं पढ़ाया था, देखो मैंने पढ़ा दिया। तुम भूल गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। दूसरा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये डायग्राम लेबल होने के लिए आता है। ओके, तो लेबलिंग करनी है, ठीक है। कर ली ना ये वाली तो हमने कल के लेक्चर में, तो इसको एक बार लेबल करना, प्रैक्टिस कर लेना। कोई सवाल आता अभी तक? नो मैम. No चलो मैम. फिर ऑक्सीजन को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमने बोला पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे वो उसके अंदर आ गई, कैपिलरी के अंदर, और फिर उसके बाद टिश्यू के पास चली गई। अच्छा ओके साहिल मैम, जो एटीएम में देयर इज अ लॉट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन फॉर, क्योंकि ना पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है ना लंग्स में, सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। साहिल का क्वेश्चन है कि वहां पर नाइट्रोजन भी है और भी गैसेस है, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जा रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में इतनी है साहिल, कि पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है ना, वो क्रिएट हो पाता है बॉडी और एटमोसफेयर के रिस्पेक्ट में। नाइट्रोजन इतने कम अमाउंट में है कि वो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता, इसलिए वो अंदर मूव भी नहीं करती। तो बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ये सब हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। थोड़े अमाउंट में सारी गैसेस जाएगी, बस बहुत थोड़े अमाउंट में, पर वो हमारी बॉडी में डिजोल्व नहीं होती। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल भी जाती है, तो थोड़े अमाउंट में हमेशा जाती है। ओके यो मैम. डन. अच्छा, और सिमरन होमवर्क क्या दिया था? अभी मैंने सिमरन नहीं याद दिला दिया। फंस गई। होमवर्क क्या दिया था? मैम मैम लंग Respiratory volumes. Respiratory volumes और Respiratory volume, capacity. respiratory volume. ये गैसेस एक्सचेंज के बाद ना मैं वही पूछूंगी, याद रहना है, तैयार रहना। चलो, अब हमें ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है मतलब कि जैसे ब्लड कैपिलरी है, तो उसमें क्या क्या होता है? ब्लड कैपिलरी में ब्लड है, एक ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? खून में किस किस चीजों से खून बनता है? Formed elements होती हैं. और Plasma. फॉर्म्ड एलिमेंट, Plasma. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब RBCs, WBCs and platelets. प्लाज्मा मेनली क्या होता है? मेनली वाटर, है ना। Yes. Yes. तो इसमें हम फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आरबीसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम किस पे बात करेंगे? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे पहले। ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बस हमें ट्रांसपोर्ट करना है
उसके बाद डिजीज आ जाएगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नाचते फिरना। कौन से चैप्टर का टेस्ट है संडे को? कोई टेस्ट है या नहीं? नहीं है, ओके। विजय क्या पूछ रहे हो? मैम डब्ल्यूबीसी कम क्यों होता है? डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं प्ले करता, उसका तो डिफेंस में रोल होता है। तो यहाँ पे वो डब्ल्यूबीसी का मेंशन नहीं करेगा मतलब ये थोड़ी ना कि वो होता नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं करता। और इतनी परसेंटेज बहुत है उसकी, जितना उसकी परसेंटेज है बॉडी में सफिशिएंट है हमें इम्यूनिटी देने के लिए, इसलिए। ओके। अब है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा। सो थोड़ा सा जो ऑक्सीजन है ओसू एज ए डिजोल्व फॉर्म में घूमता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में जाता है। मेजोरिटी ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाता है हमारा आरबीसी पे अटैच होकर, ठीक है। तो आरबीसी मदद करता है हमारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। तो कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, चलिए। मैम No, ma'am. ठीक है, तो ये वाली लाइन देख लो। अबाउट 97% अबाउट लिखा है, मतलब लगभग 97% ऑक्सीजन जाता है आरबीसी के ऊपर बैठ के। जैसे एक बोट होती है ना, बोट के ऊपर बैठ के लोग जाते हैं, वैसे आरबीसी के ऊपर बैठ जाता है ऑक्सीजन और वो चल पड़ता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, रिमेनिंग कितना बचा? 97 में से बचा 3। वो कैसे जाता है? डिजोल्व स्टेट में इन प्लाज्मा, पानी के साथ घुल के चला जाता है। ओके। हाँ आंचल, बायो में क्या सिलेबस है ये पूछ रही हूँ। बायो में क्या सिलेबस है? Human reproduction, reproductive health, and sexual reproduction in flowering plants. अच्छा, हाँ, इस टेस्ट में अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो मुझे बताना कि मुझे तुम्हें नाम ले लेके जलील करना है, ठीक है। याद दिला देना मुझे इन केस मैं भूल जाऊं। कौन याद दिलाएगा? ठीक है विजय, तुम याद दिलाना मुझे। ओके, चलो। ये कब आएगा पेपर में? ठीक है, ये आएगा तुमको 4 मार्क में लेबल करने के लिए। ओके, पढ़ ले आरबीसी का कॉन्सेप्ट। चलो लिख लेते हैं हम, बड़ा बड़ा था। O2 ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी। हाँ भैया, आरबीसी में ऐसा क्या होता है कि उसका कलर रेड होता है? हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. थोड़ा सा बता दो मुझे, किसी को पता है कैसे किससे चीजों से बना होता है? ये रहा हमारा सेंटर में हीमोग्लोबिन, 1 2 3 4। किस किस से बना होता है? तुम बुझो क्या, मैं तुमसे Ma'am, पूछ। heme and porphyrin. हेम ग्रुप होते हैं 4, Yes, ma'am. और उस पे अटैच होती है क्या? ग्लोबिन की चेन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन जिसकी चेन होती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वेट, जब इसका स्ट्रक्चर कराऊंगी पूरा प्रोटीन वाले पार्ट में, बायोमोलिक्यूल्स में। तो ये जो हिम है, ये हिम ग्रुप है, 4 हिम ग्रुप है, और इसके ऊपर चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की। ध्यान से सुनना। हिम ग्रुप के सेंटर में एक एलिमेंट होता है जिससे हम कहते हैं आयरन। ऐसे सुना है, आयरन खाने से खून बढ़ता है, क्योंकि No, ma'am. हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। आयरन खाने से खून बढ़ता है, तो ये आयरन इसी से बनता है, मतलब आयरन का यहाँ रोल होता है। इसलिए आयरन खाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। ओके, किसमें होता है आयरन? ओके, किसमें होता है आयरन? Salt. हाँ बेटा, आयरन तो आयरन की टेबलेट में भी होता है, ये भी तो बोल सकती थी। गलत तो नहीं होता? सॉल्ट में आयरन होता है। मैम पहले स्कूल में भी देते थे। हाँ यस। चलो बेटा, वैसे वो आयोडीन था, ऐसा नहीं था? आयोडीन था वो। पालक में होता है आयरन। आयरन में होता है आयरन, हरी चीजों में होता है आयरन बहुत ज्यादा। गाजर में होता है आयरन, चुकंदर में होता है। बीटरूट में भी होता है। बीटरूट, बीटरूट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आरबीसी पे जो ऑक्सीजन होता है ना, वो उसके गले लगता है। तो एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे कितने हीम ग्रुप है? 4। ठीक है। हाँ, तो फोर। वन हीमोग्लोबिन के पास कितने ग्रुप है? 4 हीम। और एक हीम अगर एक ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन कैरी करेगा? 4। 4। इंग्लिश से हिंदी पे आ गई, राइट। तो ये रहा नीट का एक क्वेश्चन, 4 मार्क। तो क्या होता है
ये जो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अटैच कर जाते हैं हीम साइड पे। तो जब ये अटैच कर जाते हैं तो फिर हीमोग्लोबिन के साथ ये उसके ऊपर आरबीसी के ऊपर अटैच होकर ट्रेवल करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेवलिंग होती है। समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, ओके। कोई डाउट? नो कोई मैम। डाउट नहीं? ओके, ब्रिलियंट। तो ऐसे कितना परसेंट ट्रेवल होता होगा? लगभग 97। 97%। अच्छा, ट्रैवल तो हो रहा है। मुझे बात बताओ, ट्रैवल तो ठीक है लेकिन एक तोड़ क्यों रहा है? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये रहे 4 मॉलिक्यूल, इसके साथ ऑक्सीजन लगा दी हमने, यहाँ लगा दी मैंने O2। बॉन्ड बन गया ना, ये बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटते, बॉन्ड बन गया ये। तो अगर ये बॉन्ड बन गया और ये खून के अंदर आरबीसी अटैच है, तो जो ये ऑक्सीजन है ये टूट के क्यों टिश्यू के अंदर जाती है? कोई रीजन होगा? समझ आया मैंने क्या बोला? मुझे लगता समझ आया किसी को। देखो, ओके, एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं? 4। 4। एक आरबीसी में 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। मैम मैम 1। 1 होता है, ये इसने क्या दिया? हीमोग्लोबिन को बाय द वे एचबी भी लिखते हैं। नहीं, मिलियंस में होते हैं बेटा। ओहो, आज तो तुम्हारी बायो ऐसे हिल गई होगी ना, मिलियन। बहुत सारे होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं लिख के समझाती हूँ, मुझे लगता है समझ नहीं आया। देखो, ऑक्सीजन अटैच टू द हीमोग्लोबिन ट्रेवल थ्रू आउट द ब्लड, है ना। नाउ क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन डिटैच फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड गोज इनटू द सेल्स? तुमने कहा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, इस वजह से ऑक्सीजन चला गया। चलो 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा से चला गया क्योंकि वो घुला हुआ था, लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ तो बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे कैसे चला गया? मजाक थोड़ी है, कोई और भी तो होगा। तो रीजंस ऑफ, क्या हमने लिख रही हूँ, रीजंस ऑफ ऑक्सीजन डिटैचमेंट फ्रॉम एचपी, इसके कुछ रीजंस है जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, कोई आइडिया है किसी को? कुछ सुना हो किसी ने ऐसा कुछ? It is something related to Bohr effect. बोल क्यों नहीं रहे हो? हेडफोन लगे, खुला बोलो, मैम सुनो। इतनी शांत क्लास तो आज तो हद हो गई। मैम जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हाँ, ये बोली लड़की। रुक जा भाई, रुक जा। पता है विजय, समझ क्यों नहीं आया? समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि तेरा ध्यान सर्कुलेटरी सिस्टम में है ना। दो चीजें हो सकती है प्रॉब्लम में। ये देखो, ये बना दिया हमने। कौन है ये? कौन है ये? टॉम। टॉम। ऑल राइट, टॉम। थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ाना, तो तुम्हारे दोस्त मुंह पे तुम्हारे हंस रहे हो और खा रहे हो। तंग कर रहे हैं ये मुझे अब। चलो, ये है टॉम। टॉम की बॉडी में लगाते हैं हम सारी जगह ब्लड। ओके, तो मैं जो तुम्हें कह रही हूँ वो ये कि ये इसकी ब्लड वेसल्स है ना, ये लंग्स बनाती हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, इजी तरीके से समझेंगे। ये लंग्स है इसके। टॉम की पूरी बॉडी में सारी तरफ ब्लड है, सारी बॉडी में ऐसी होता है ना। तो इस पूरी बॉडी में ब्लड है, यानी कि आरबीसी है। तो जितना सारा आरबीसी है, तो सारे के सारे आरबीसी कैसे ट्रेवल कर रहे होंगे? ऑक्सीजन के साथ। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, है ना, तो ये तो ऐसे ही ट्रेवल कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो टिश्यू है, ये वाला टिश्यू है, ये वाला हाथ, हाथ का देख लेते हैं, लेट्स सी, ये टिश्यू सेल है, ठीक है।
तो इस टिश्यू सेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन था वो हीमोग्लोबिन से हाथ छुटा के इस टिश्यू पे चला गया। तो एक रीजन तो था पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, है ना, PO2 डिफरेंस इन कैपिलरी एंड ब्लड, कैपिलरी एंड टिश्यू, इसकी वजह से वो गया। तो जो ये जो पॉइंट है ये पॉसिबल है सिर्फ डिसॉल्व के केस में। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इन प्लाज्मा, कितने परसेंट होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन इन प्लाज्मा? 3%. 3%। ये चला गया सीधा। लेकिन जो हीमोग्लोबिन के साथ हाथ पकड़ के बैठा है वो ऐसे नहीं जाता, उसको मदद की जरूरत होती है। तो क्या रीजंस होते हैं कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन अपना हाथ छुड़ाए और टिश्यू की तरफ भागे? वो रीजन है सबसे पहला, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड थर्ड इज टेम्परेचर। ये 3 रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार ये रीजन लिखो, इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। लिख लिया? No, ma'am. देखो मैं जरा ठासन लगा के बैठती हूँ, ये तो बहुत ही अनकंफर्टेबल पोज है। वो जगह खाली हो गई है, आप कूद सकते हैं। चलो, अरे आहा, लिख लिया? Done, ma'am. चलो यार खत्म करते खाने में क्या माज? हैं। क्या 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 बेटा, पहाड़ी मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आती, धीरे धीरे बोल तो समझ। Ma'am, previous slide. ये वाली? Yes, ma'am. ये खतरनाक टॉम बनाओगी Done, तुम? ma'am. अच्छा, ओके। चलो अब देखो, जो कुछ पॉइंट्स है जो तुमको पता होना चाहिए, है ना, उस पर क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल। हीमोग्लोबिन जो होता है लव्स CO2 मोर देन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन को CO2 से ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन को किससे ज्यादा प्यार है? कार्बन डाइऑक्साइड से इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो अगर एक जगह है ये रहा हीमोग्लोबिन और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये बढ़िया से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिए। लेकिन अब इस इन्वायरमेंट में तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कहता दफा हो जा भाई। ऐसे नहीं सारे बॉन्ड तोड़ देगा, धीरे धीरे तोड़ेगा। पहले एक बॉन्ड तोड़ेगा और इसकी जगह पे अटैच कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के आसपास ज्यादा है, ये दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा, फिर उसकी जगह अटैच कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पसंद होता है ऑक्सीजन के। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा कि व्हेन concentration of CO2 increases, HbO2 detach, Hb attach to CO2। ओके, और ये HbO2 को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? ऑक्सीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, ये पढ़ के आया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिटैच हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है। तो इसी वजह से जब ये डिटैच हो गया तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन फ्री है, ये ऑक्सीजन अकेली कहती है मैंने क्या करना है, ये चली जाती है टिश्यू के पास कैपिलरी से। तो ये हो गया हमारा एक बार कैपिलरी के अंदर फंक्शन। ठीक है, दूसरा केस होता है H पॉजिटिव का। तो जब भी CO2 बनता है, CO2 जब भी इन्वायरमेंट में होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसी ने केमिकल इक्वेशन देखी है ये वाली? देखना कौन से पेज नंबर पे लिखी है एनसीईआरटी? 275। यस, चलो अब ध्यान देना इस पे, ध्यान से। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी 4 मार्क में, लेबल करने के लिए कुछ भी आ सकता है, ध्यान से सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। रिएक्शन कैसा है? रिवर्सेबल, पीछे भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में लिखा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2CO3,
जो कि बहुत अनस्टेबल है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की ही प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन ये बनाता है बाइकार्बोनेट, और इसके साथ ये क्या बचा, H पॉजिटिव, राइट। तो H पॉजिटिव एज ए बाय प्रोडक्ट ये बन जाता है बाय प्रोडक्ट। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा है बॉडी के अंदर, वहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको H पॉजिटिव में चेंज कर देगा इन द केस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, अब मैं पीछे जा रही हूँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड उस एनवायरनमेंट में ज्यादा है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से लगेगा, और कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही रिएक्शन करके क्या बना देगा, H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, H पॉजिटिव बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है। कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से प्यार, H पॉजिटिव को भी हीमोग्लोबिन से प्यार, और हीमोग्लोबिन को भी H पॉजिटिव से प्यार। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस अटैच टू हीमोग्लोबिन, ये भी जाके हीमोग्लोबिन के साथ बैठ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, हम भी बैठेंगे। तो जब ये भी जाके अटैच होते हैं ना, तो ऑक्सीजन और ज्यादा डिटैच होने लग जाता है, ठीक है। तो HBO ब्रेक्स मोर। समझ आई, समझ आई, समझ आई, यो मैम। पक्का, यो मैम। ओके। चलो फिर थर्ड वाला कर लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर। अरे जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो HBO टूट जाते हैं, ब्रेक्स। जब ब्रेक हो गया तो फिर ऑक्सीजन फ्री हो गया, ऑक्सीजन फ्री हो गया, सो इट मूव्स इनटू टिश्यूज। तो ये तीन चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन। तो तुम देख रहे हो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादा या कम, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन जुड़ी रहेगी या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा, डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये बात समझ आई? यो मैम। अब मैं एक बजे की बात बताऊं, तुमको पता भी नहीं चला, यो मैम। लेकिन तुमने बॉहर इफेक्ट पढ़ लिया। क्या होता है बॉहर इफेक्ट इसमें से, ये पता चला? ओ, ये दोनों दो पॉइंट्स है ना, इन्हीं को हम बॉहर इफेक्ट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है नीट का यहाँ से, ये रहा 4 मार्क। पहले ही उतार लो, फिर डेफिनेशन लिखाती हूँ बॉहर इफेक्ट की। डन मैम। ओके डन। बताऊं बॉहर इफेक्ट क्या होता है? ये देखो, यो मैम। बॉहर इफेक्ट, वो जो पीछे बोला था उसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, उसी से फिर 4 नंबर मिल जाएंगे। देखो, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन किसकी, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन causes result in decreased affinity of hemoglobin towards oxygen। एफिनिटी हुई ना उसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति प्यार, एफिनिटी है उसकी, तो वो डिक्रीज हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। इसी को हम कहते हैं बॉहर इफेक्ट। इस पे आता है नीट का क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यो मैम। यो मैम। ठीक है। अब एक और चीज, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, पता है पीएच स्केल क्या होता है? यो मैम। क्या होता है बता, बता तू ही बता, तू बताएगा। मैम पीएस कैसे लगता है, पता है कि सॉल्यूशन जो एसिडिक है फिर बेसिक है। अच्छा, तो अगर ये पीएच स्केल है और मैंने बीच में 7 लिख दिया, तो मुझे बता एसिड कहाँ पर है, लेफ्ट साइड क्या लिखूं?
acidic, low pH acidic, high pH basic. ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना ही बनाऊंगी मैं। तो मुझे बता कौन सा ज्यादा एसिडिक है, 1 या 6? 1 1. ये मोर एसिडिक है भाई। जिसको नहीं पता सुनो, ध्यान से सुनो। 7 है न्यूट्रल, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, मैंने तो उन चीज़ें केमिस्ट्री चेक करनी है तुम्हारी। अब सुन लो, 1 है मोर एसिडिक। मोर एसिडिक ये वाला पॉइंट है ना, जब यहाँ की तरफ जाते हो तो ये लेस एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो ये है लीस्ट एसिडिक। ओके, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अब इधर आओ, ध्यान से आना। 8 इज मोर बेसिक और लेस बेसिक? Less basic. लेस बेसिक। ओके, एरो इसी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे जाओगे ना तो 12 इज मोर बेसिक। More basic. मोर एसिडिक का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो मोर एसिडिक का मतलब क्या है? मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मीडियम। जिस भी मीडियम को स्टडी कर रहे हो, अगर वो एसिडिक है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन वेले पड़े हैं। लीस्ट एसिडिक का मतलब है कम हाइड्रोजन आयन है। मोर बेसिक का मतलब है मोर OH, पर हमें OH यहाँ पे पढ़ना नहीं है तो मैं लिख नहीं रही। इतनी बात क्लियर? यो मैम. मैं इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दूं, बोहर इफेक्ट। इसी को देखना क्या लिख रही हूँ, बोहर इफेक्ट सेम है। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड डिक्रीज इन pH cause decrease Dissociation of acidity of hemoglobin towards oxygen, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की जगह वो लिख सकते हैं डिक्रीज इन pH। एक ही बात हुई ना, यो मैम. है ना। वो मसल का प्रोटीन होता है विजय, मुझे कहते हैं। समझ आ गया बोहर इफेक्ट? डन। तो चलो आगे। मैम इसमें फिर एसिड फॉर्मेशन कौन सा होगा? लाइक अगर HP से, तब तो एसिड भी बनेगा. क्या मतलब? बोल बोल दोबारा बोल। अगर हीमोग्लोबिन से अगर H पॉजिटिव आयन अटैच होगा तब एसिड कौन सा बनेगा? उसका नाम क्या होगा? एसिड नहीं बनेगा, बस H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो हीमोग्लोबिन के साथ बस थोड़ी देर के लिए अटैच होते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं। एसिड में नहीं चेंज होते, ऐसे तो बॉडी जल जाएगी। एसिड नहीं ओके. बनता। हाँ, बस उसको डिसोसिएट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सर्कुलेशन तो होती जा रही है ना। 72 बीट्स पर मिनट पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया ब्लड उतनी देर में, राइट? यो मैम. समझ आया? ओके मैम चलो। जो बाइकार्बोनेट है वो क्लोराइड से रिप्लेस हो जाता है बाद में। हाँ, वो बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड से पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में पढ़ाऊंगी। अभी ऑक्सीजन का करा रही हूँ ना, तो इसमें बोहर इफेक्ट याद रखना है, ठीक है। अरे समझ आया या नहीं, बोल लो। समझ आ गया. चलो फिर मुझे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देख लो। अब एक बार इसको खत्म करें। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PO2 mmHg में, ये देखो इंक्रीज हो रहा है 20 से 40 से 60 से 80 से 100। पहले एक्स एक्सिस देखते हैं हमेशा किसी ग्राफ में। अब जरा आओ वाई एक्सिस की तरफ। ये वाई एक्सिस होती है ना। वाई एक्सिस में क्या लिखे? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या होता है? सेचुरेशन क्या होता है? जैसे हम 6 बजे क्लास चलते हो तो तुम पढ़ लेते हो, फिर 7 बजते बजते तुम्हारा सेचुरेशन हो जाता है कि अब चुप कर जाओ, थक गए। मैक्सिमम वैल्यू. डन हो गया, काम डन हो गया, दैट इज सेचुरेशन सिंपल भाषा में। तो अगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है 100, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल 100 में से 50 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए हैं, तो मैं कहूंगी 50% सेचुरेशन हो गई है, 50% ऑक्यूपाई हो गया। 100 के 100 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो मैं बोलूंगी 100% सेचुरेशन है। समझ आई बात? समझ आई बात? यो मैम. बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता थी वो लिख लो। ओके, सो अब परसेंटेज सेचुरेशन की बात हो रही थी ना। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व कैसे बनता है? ये कह रहे हैं जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है किसी मीडियम में। और किसी बात कर रही है
वो आवाज आ रही है? हेलो यस मैम। हेलो यस मैम। अरे थोड़ा तो यार यहाँ पे ना थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम है। मेरी फ्रेंड लगता है जंगलों में रहती है सिग्नल नहीं आते यहाँ। इस में किसकी बात कर रहे हो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में बना है? ये कौन से पेज पे है? 274। कौन से पेज 274 नंबर पे है ये तो पता। 274 आ जाओ। चलो फिर इसको हम खुद से बनाएंगे। ये रहा। चलो नीच बता भी एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं? saturation, percentage saturation of hemoglobin. और वाई पे क्या लिखूं मीनाक्षी? मैम एक्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा और वाई पे आएगी जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तेरा नाम मीनाक्षी कब से होगा? नीश मीनाक्षी से पूछा था। तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है मीडियम में, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ठीक है, तो तुम पहले देखोगे धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ मॉलिक्यूल अटैच हुए, कुछ ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, फिर एक पॉइंट आएगा और अटैच हो गए हीमोग्लोबिन से, फिर वो यहाँ पर हम कह सकते हैं लगभग 50% से अटैच हो गया है। फिर एक पॉइंट आएगा जब सारे अटैच हो जाएंगे, है ना? 100%, एकदम लिए चल रहे हैं कि 100% है, सारे के सारे अटैच होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? ग्राफ कैसे दिखेगा? उसके बाद तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखे ना, तो अब इस तरीके से दिखे। एक्चुअल में इसके नीचे जो ग्राफ है हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, पर ये चीज दिखाते नहीं है, इसको यहीं पे रोक देते हैं। तो बात समझ में आई सबको? यो मैम। कहने का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है लिख लो, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, कि इसका मतलब है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू बाइंड, धीरे धीरे बाइंड कर रहे हैं। मे बी एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे अभी बस एक ही ऑक्सीजन लगा है, पर उस पे तो 3 और लग सकते हैं ना। फिर हम कहते हैं इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं मैक्सिमम, लेट्स से यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं ऑलमोस्ट हाफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुके हैं ऑक्सीजन से। इस पॉइंट में मैं कह सकती हूँ ऑल एचपी सैचुरेटेड, सारे एचपी सैचुरेटेड है विद किससे? विद ऑक्सीजन। तो ये ग्राफ जो है वो तुमको ये बता रहा है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल ऐसा होता है। इतना क्लियर? यो यस मैम। मैम। ग्राफ समझ आया? ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं मीडियम में ऑक्सीजन, देखो पहली चीज इस ग्राफ से तुमको क्या पता चला, नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का, कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, ये देखो इसकी हेडिंग लिखी होगी, आई डोंट नो मैंने यहाँ लिखी है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नीचे देखना, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नो मैम। नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लिख लो वहाँ, ये लाइन लिखो, नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ये, कर्वी सा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं बोलूं कि मैंने इस कर्व के अंदर क्या किया, अब इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में हमने क्या कर दिया कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। अब क्या होगा? पहले जो कर्व था मैं रफ बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेवी हो जाएगा पर तुम समझ आना है। अरे यार इससे क्यों बनता है? अब बोलो कि केस 2 है, केस 2, मैंने केस 2 में क्या किया, ध्यान से सुनना, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। तो जो, हाँ, तरुण बोलो। तरुण तुमने मुझे भी मम्मा बोला, क्या हो गया बेटा?
अच्छा ओके, रुको एक सेकंड, तरुण को लिखना है। पता है यस मैम। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। साहिल तुमने chapter clear करा है? यस मैम, करा है मैंने मैम। इट अब आ शिफ्ट्स रही टू है? राइट। हाँ, it shifts to right. Okay, let's see then. तो देखो नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ तरुण। ओके, तो अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बनाऊँ हाइड्रो और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बनाऊँ तो क्या हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी उतनी है, ठीक है, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने को प्रेफर करेगा या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा। CO2 के साथ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल CO2 के लिए, हो सकता है एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन थी, ये देखो PO2 और ये हमारी सेचुरेशन, सेचुरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा ज़्यादा? कम। कम, राइट। सो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये कहाँ को शिफ्ट करता हुआ दिखेगा तुमको? राइट की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हमें इसे कर देना राइट की तरफ, तो ये ग्राफ तुमको राइट की तरफ दिखेगा टिल्टेड सा। और इसका मतलब है कि इस राइट की तरफ शिफ्ट करने का क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन बनता है, दैट इज HPO2 डिसोसिएट। और ये डिसोसिएशन कहाँ होती है, लंग्स में या फिर टिश्यू के पास? टिश्यू के पास। इन टिश्यू साइड। बस ये रहे तुम्हारे 3 क्वेश्चन 4 मार्क के। पहला क्वेश्चन, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन, राइट में ग्राफ शिफ्ट होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये कौन सी जगह पे हो रहा है, टिश्यू की साइड पे। ओके, और चौथा क्वेश्चन बनता है किस कंडीशन में हो रहा है, तो कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी है। इज इट क्लियर? यस मैम। आगे चलूं? यो मैम। सबका हो गया? नो मैम। कोई बात नहीं, कर लो। मैम प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड बताना। प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड, ये एनसीईआरटी, मैम उससे प्रीवियस। ये वाली। यस मैम। ये ले। डन मैम। ओके, बहुत बढ़िया। ये हो गया सबका, लिख लिया, इसे क्वेश्चन आएंगे, पक्का समझ आ रहा है? वेट तो Yes, है ma'am. मेरा 54, वेट 54 है, तुम्हें क्यों जानना है? 10 कर डन। Done, ma'am. कल मैंने आलम सर के सामने बोल दिया मेरा वेट 54 है, तो मैम आप तो काफी वेट लेते चल रहे हो। थोड़ी देर मुझे हंसी भी आई और शर्मिंदगी भी हुई, सर मुझे कम वेट का समझते थे। अच्छा, अगर ये केस है तो एक बार अगर ये राइट जा रहा है तो लेफ्ट भी जाना चाहिए ना, इसको लेफ्ट एंड राइट दोनों जाने चाहिए। तो अगर मेरे को इसको लेफ्ट भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? Low CO2 concentration, low H positive concentration result in increased affinity between O2 and HP. ये हमारा विकिपीडिया है, ये गूगल पे बोला हमने इसको सर्च करने के लिए, इसने आंसर फेंक दिया। देखो ये इस तरफ को कब जाएगा, ये है लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट कहते हैं पहली चीज तो लेफ्ट की तरफ कब जाएगा, सब सिचुएशन डिफरेंट होगी। क्या सिचुएशन होगी कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन लेस, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस। हो सकता है वो टेम्परेचर भी मांग मेंशन कर दे, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर लेस। तो इस केस में क्या होगा, HbNO की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती जाएगी, Increasing. इंक्रीज होती जाएगी। तो पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। 4 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, डन। डन मैम। ओके, चलो
मैं तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सारे बस फटाफट हो जाएगा। सर के आने से पहले। हर सर की क्लास है ना? Yes, ma'am. देखो हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, ये तो तुमको पता है। आयरन कंटेनिंग है, तो आयरन कंटेनिंग को अंडरलाइन कर लो, यहाँ से ही बनता है। ये मत बोलना कि ये छोटी सी बात है, कभी कभार ध्यान से निकल जाती है। O2 कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, तो इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? रिवर्सिबल मैनर, क्योंकि वो अलग भी होता है ना उससे, तो हमारा ध्यान नहीं जाता इस बात पे। नेक्स्ट, क्या कंपोनेंट बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? क्या हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन? HbO2, ऐसे है ये, इसका मतलब ये है। ओके, उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, तो उन्होंने कहा बाइंडिंग क्यों होती है इनकी? प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, है ना। तो प्राइमरी रीजन अगर वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछे, ये बहुत स्पेसिफिक पेपर में आएगा, अगर आया तो, ऐसा आता नहीं है जनरली, तो वो प्राइमरी रीजन तुम पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ही लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को, वो है CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। कौन सा कर्व मिलता है? सिग्मॉइड कर्व। तो ये शेप जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कौन सी है? सिग्मॉइड। ये रहा क्वेश्चन 4 मार्क का, समझ आई? Yeah, ma'am. है ना। एनसीईआरटी पढ़ने आनी बहुत जरूरी होती है। अब देखो, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये तो यही लिखा है। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, लाइक इन फैक्टर्स के इफेक्ट कैसे होते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, उसको पढ़ने के लिए काम आता है कर्व, ठीक है। तो कर्व का इन्होंने फंक्शन बताया, तुम यहाँ लिख सकते हो यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, ये ऑन CO2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो ये तुम कर सकते हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को एंटर करने के बाद, ठीक है। अब यही चीज जो मैंने तुमको लिख के बताई है, लेफ्ट और राइट में मूवमेंट, वो यहाँ मेंशन रिटर्न में कर रहे हैं। ओके, तो ये रिटर्न वाला कंटेंट तुमको एक बार रीड करना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली वही है। ओके, क्लियर है? यो Yeah, यो ma'am. मैम। का कोई जिसको डाउट? No, ma'am. किसी भी तरीके का डाउट नहीं? मैम आ मेरे जाओ को फिर। डाउट है कि आपने बोला था, यस मैम, मैम आपने बताया था कि ट्रेकिया में जो होगा ब्रश बॉर्डर सीलिया, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा, बट जो ब्रश बॉर्डर होगा तो जो है वो मूवमेंट म्यूकस की नहीं हो पाएगी। म्यूकस ही करेगा ना, म्यूकस जो गड्ढा होता है वो छींकने पे बाहर तभी तो निकलता है, ब्रश बॉर्डर थोड़ी मदद करता है ना उसमें, उसको होल्ड करने में। ब्रश बॉर्डर होगा या फिर सीलिएटेड होगा? सीली और ब्रश में कंफ्यूजन था मेरे को, लाइक फॉर एग्जांपल सीलिया फैलोपियन ट्यूब में था तब। सिलिएटेड। ओके मैम, बस ये हाँ, था कि ब्रश होगा कि सीलिएटेड, सीलिएटेड ब्रश बॉर्डर की सीलिएटेड ओनली। सिलिएटेड। ओके डन मैम। और किसी को नहीं? आ जाओ फिर, होमवर्क डिस्कस करते हैं। ये है लंग, ठीक है, ऐसे दिखता है ना लंग, ऐसे से बना लो। अच्छा सा नहीं बना। अच्छा, मेरे से तो लंग अच्छा बनता ही नहीं। फिर क्या टेंशन है मुझे, ऐसे बना लेते हैं, चलो। ये लंग है, लंग के बाहर क्या होती है, किससे कवर होता है वो? प्लूरल मेम्ब्रेन। एक रिब केज से होता है ना कवर चारों तरफ से, Yes. है ना, ये हमारे रिब केज है। यो हो, इतना इतना खराब डायग्राम कैसे बना सकती हूँ मैम, ये पीठ में से है, बटरफ्लाई। बेटा कान बंद कर। तो ये जो रिब केज है, रिब केज ध्यान से सुनना है, क्योंकि डायग्राम बहुत खराब है। रिब केज और लंग्स, रिब के जो लंग्स के बीच में 3 लेयर होती है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल रिब केज के साथ अटैच होगी, कौन सा पेरिटोनियम है अनीश? पैराइटल पेरिटोनियम। लिए था उसको हम कौन सा लेयर बोलते हैं? विजुअल मैम, इनर वाली।
विसरल मैम। विसरल पेरिटोनियम। इसको मैं साइड से दिखाऊं क्योंकि यहाँ से ना बहुत गंदा आ रहा है, मुझे भी शर्म आ गई बनाने के बाद। ये लेयर है, ठीक है, ये रिब केज की लेयर है, और ये अंदर से हमारी लंग। इनके बीच में कौन सा फ्लूइड होगा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, यस, राइट। तो क्या है ना कि जब भी रिब केज फूलता है तो लंग भी के साथ फूलते हैं। प्लूरल फ्लूइड में रिब केज से इसको ज्यादा अलग नहीं होने देते। जो लंग है ना, जब वो इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन करता है, मतलब रिलैक्स होता है, तो जब लंग रिलैक्स होता है मतलब ये नहीं वो कोलैप्स हो जाता है, वो एक शेप में ही रहता है, क्योंकि वो रिब्स के साथ प्लूरल फ्लूइड के थ्रू अटैच्ड है, ठीक है। ये एक सक्शन का काम करता है, दोनों चीजों को साथ में जोड़ के रखता है। इतनी बात क्लियर कि लंग्स कभी एकदम पंचर नहीं होते, पंचर होंगे तो मर जाएगा इंसान, मतलब एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं क्योंकि वो रिब केज के साथ अटैच होते हैं थ्रू प्लूरल फ्लूइड। इतनी बात क्लियर? ठीक है। ऑब्वियसली प्लूरल फ्लूइड का अलग फंक्शन है कि वो शॉक अब्जॉर्बर है, लेकिन ये भी एक फंक्शन है, राइट। अब देखना, सबसे पहले आएगी एक चीज जो हमें याद रखनी है कि जो लंग्स होते हैं ना, ऑलवेज हैव एयर। लंग्स में हमेशा एयर होती है, कभी भी एम्प्टी नहीं होते, ओके। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एम्प्टी लंग्स नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि कभी खाली नहीं होंगे और उसमें हमेशा थोड़ी सी हवा जरूर होती है, चाहे तुम सांस लो या ना लो, ऐसे ही बैठो ना रिलैक्स, तब भी उसके अंदर थोड़ी सी हवा जरूर होती है। इतनी बात क्लियर है? या मैम। एक लंग बना दूं, ये है हमारे लंग्स, ठीक है। एक लंग बना देते हैं हम लोग। अब देखो लंग का क्या मतलब है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, नॉर्मल सांस लेते हैं जब उसे क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। यार तू बड़ा कमाल का इंसान है, नॉर्मल सांस लेता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलता है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ये वही है, थ्री इडियट्स में वो मशीन की डेफिनेशन बोलता है ना, कॉम्प्लिकेटेड सब वही हाल है। इजी बोल ले यार। सांस छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? एक्सपिरेशन। सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, नॉर्मल, फिर नहीं योगा नहीं करना है, ठीक है। जो तुम नॉर्मल सांस लेते हो या छोड़ते हो, वो वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल एयर टेकन इन और गॉन आउट ऑफ लंग्स, ठीक है। बैठे हैं ना, नॉर्मल सांस ली, जो मैं तुमसे बात करते हुए सांस ले रही हूँ ना, तभी जिंदा हूँ। तो नॉर्मल मैंने सांस ली से, चलो अच्छा, तुम्हें नॉर्मल बातें कैसे हो जाएगी? तुम हो एलियन, जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और क्लास में कौन नॉर्मल है? मीनाक्षी नॉर्मल है, बाकी तो सब एलियन हो, तरुण नॉर्मल है। तो हम लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल छोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन की वॉल्यूम भी है, एक्सपिरेशन की भी है, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं उसके लिए साइंटिफिक वर्ड है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो अंदर ऑलरेडी एयर पड़ी है उसके बाद की जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आई है, जो एयर अंदर आई या एयर बाहर चली गई, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का वो जो अंदर एयर पड़ी थी ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर पड़ी है ना, ये रिजर्व रहती है, ये कहीं नहीं जाती है, ऑलवेज देयर। इसका दूसरा नाम है, ये थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। तो ये है टाइडल वॉल्यूम, समझ आ गई ये बात? यो मैम। अब मुझे बताओ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है फिर? फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जितनी एयर अंदर मैम इंजस्ट जो होता है। पर्सन फोर्सफुली मतलब पेड़ को इंस्पिरेट। हाँ, टाइडल वॉल्यूम, मैंने सांस ली, देखना,
यार अगर मैं सांस लूंगी तो मैं बोलूंगा कौन? देखो पहले मैं नॉर्मल सांस लूंगी, फिर मैं एक्स्ट्रा सांस लूंगी। तो जो मैंने नॉर्मल सांस ली वो टाइडल वॉल्यूम थी। अब सेकंड केस में देखना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी। अब जो मैंने सेकंड सांस में जो एक्स्ट्रा हवा अंदर ली ना, तो टाइडल वॉल्यूम तो अंदर चली गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ली उसको मैं क्या बोलूंगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व Inspiratory वॉल्यूम, reserve ज्यादा volume. वैल्यू है ना उसकी। इसको लिख लो फिर यहाँ पे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इतनी बात क्लियर? Do you ma'am? टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? 500 ml. 1000. और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 2500 to 3000. 300. 3000. 26 तो तुम देख रहे हो कि जो पहली सांस ली ना, नॉर्मली हम सब ले रहे हैं, हम नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट होते हैं, देखो वो कितनी सारी एयर अंदर ले सकते हैं, और वो जितनी अंदर लेते हैं ना वो उतनी बाहर छोड़ते हैं। तो जितनी हवा मैं बाहर छोड़ूंगी अब, वो कितनी वॉल्यूम होगी? वो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम नहीं होगी, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकालूंगी। तो ऐसे लोगों की लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो ज्यादा अंदर एयर भी लेते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसलिए एथलीट बंदा या जो एक्सरसाइज करता है वो ज्यादा फिट होता है। इतनी बात क्लियर? Yeah, मैम। Yeah, ma'am. बढ़िया। सर का टाइम हो गया, एक सेकंड। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी है? Ma'am, expiratory reserve volume. और फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसी को उल्टा कर देना है, मैम को बना देती हूँ मैं, मुझे प्लीज बता देना हर सर आए तो। ठीक है, ये रही हमारी लंग। अब मैंने करना है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब मैंने नॉर्मल सांस छोड़ी, जो नॉर्मल सांस छोड़ी उसकी वैल्यू को क्या बोलूंगी मैं? Tidal volume. टाइडल वॉल्यूम में बोलूंगी। भोखला क्यों गए? टाइडल वॉल्यूम ही तो होती है जो नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल छोड़ दी, है ना? तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल होगी हमारी एक्सपायर। अब मैंने एक्स्ट्रा सांस छोड़ी, ये नॉर्मल, और एक्स्ट्रा सांस छोड़ दी, तो जो और एक्स्ट्रा सांस मैंने रिलीज कर दी उसको हम क्या बोलते हैं? Expiratory reserve volume. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जब मैंने एक्सपायर किया तो मैंने पीछे इस बोली थी ना कि लंग में ऑलवेज एक एयर प्रेजेंट होती है, तो क्या मैं ये भी बाहर रिलीज कर दूंगी, सेव वाली? No, ma'am. एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, तो जो एयर अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स होता है ना, वो कभी बाहर नहीं जाता। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो एक्स्ट्रा एयर बाहर जा रही है, लेकिन वो अभी भी लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम हमेशा रहती है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हमेशा लंग के अंदर रहती है उसका नाम क्या है? रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो तुम्हारे लंग्स को एक शेप में रखती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, एथलीट हो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है। अभी तक कोई बाहर नहीं निकाल पाया अंटिल समवन डाइड। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो हमने बाहर फोर्सफुली भेज दी। तो जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कितनी होगी लगभग? Ma'am, 1000 to 1100 to 1200. 1100 1100 टू 1200. 1200. है ना, 1100 टू 1200। आगे क्या यूनिट बताई तुमने? मेरे यूनिट के Milliliter. नंबर भी ml. ml। तो जितनी ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, लगभग उतनी ही ये भी होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो है ऐसा? है ऐसा? क्या गलत बोल रही हूँ? वो गलत बोला मैंने? No, ma'am. नहीं, ऐसे ठीक है, लगभग इतनी होती है, थोड़ा आइडिया रहेगा। तो तुमको क्या याद करना है इनमें? ये थी वॉल्यूम, कैपेसिटीज नहीं बताई मैंने अभी। ठीक है, तो ये थी वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्वेश्चन कैसे आएगा? इस वॉल्यूम वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा। क्या याद करना है तुमको? पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी तुमको वैल्यूज, वैल्यूज याद करनी है। एक क्वेश्चन बनता है इससे, नीट का 4 मार्क का। क्लियर? आई होप अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब तक पढ़ के भी आए थे और मैंने भी बता दिया। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना ले लो।
डन मैम। ओके, अब सर जब तक नहीं आए तो थोड़ा सा कार्बन वो पढ़ा देती हूँ। CO2 मैम आपने हाइशर के बारे में कुछ बताना था। मैं बोला मैं कुछ बताऊंगी। तो अब याद रहेगा तुमको, है ऐसे याद नहीं रहती चीजें।